गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपको 11th क्लास एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए प्रकार के वीडियो हो सके। और जिन विद्यार्थियों ने अभी 10th क्लास उत्तीर्ण की है और इच्छुक स्टूडेंट यदि अपना एडमिशन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में करवाना चाहते हैं तो सांचौर का एकमात्र संस्थान गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में ये सब्जेक्ट संचालित हो रहा है। तो अपना एडमिशन आज ही आकर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी बात, बालिका गर्ल्स जिन्होंने 10th क्लास में 60% या 60 से अधिक अंक हासिल किए हैं तो उन्हें कृषि विभाग ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। तो बालिकाओं के लिए ये एक सुनहरा मौका है, अवसर है जिसे बिना गवाए आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू। अपना टॉपिक चल रहा है पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों के वर्गीकरण का पहला आधार है पौधों में कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। दूसरा, मृदा में गतिशीलता के आधार पर। तीसरा, पौधों में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। आधार पर संरचनात्मक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। नियामक या वाहक पोषक तत्व कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन और मोलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे पौधों में कार्य के आधार प्रकार के पोषक तत्व, जिसमें फर्स्ट है आधारभूत संरचनात्मक पोषक तत्व, जो पौधे की आधारभूत संरचना के संगठन के मुख्य तत्व होते हैं। वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरे हैं सहायक संरचनात्मक पोषक तत्व। ये तत्व ऊर्जा भंडारण, स्थानांतरण एवं ऊर्जा बंधन में उपयोगी होते हैं। ये जीवित ऊतकों के लिए बहुत सक्रिय एवं महत्वपूर्ण होते हैं। ये तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर जैसे तत्व होते हैं। तीसरा, नियामक एवं वाहक पोषक तत्व। ये पोषक तत्व कोशिका जीव द्रव्य में आवेश संतुलन के लिए आवश्यक है और वाहक के रूप में कार्य करते हैं। पोटेशियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेरक एवं क्रियावर्धक पोषक तत्व, ये एंजाइम और क्रियावर्धक इलेक्ट्रॉन परिवहन की क्रिया में शामिल है, जिसमें लोहा, मैग्नीज, जस्ता, तांबा, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन जैसे पोषक तत्व होते हैं। दूसरा आधार है
मृदा में गतिशीलता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। मृदा में पोषक तत्वों की गतिशीलता पौधों के लिए तत्वों की उपलब्धता और उर्वरक प्रयोग की विधि को प्रभावित करती है, जिसमें पहला आता है गतिशील पोषक तत्व। ये मृदा विज्ञान में अत्यधिक घुलनशील होते हैं। इसके कारण ये पोषक तत्व ज़्यादा गतिशील होते हैं। इस कारण जड़ क्षेत्र से इसका ह्रास भी जल्दी जल्दी होता है। इसमें नाइट्रोजन के यौगिक नाइट्रेट, NO3-, सल्फेट, SO4-2, बोरेट, BO3-3, मैग्नीज, Mn2+, क्लोरीन, Cl- जैसे पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। दूसरे कम गतिशील पोषक तत्व। ये गतिशील तत्वों की तुलना में थोड़े कम होते हैं और मृदा में क्ले पार्टिकल यानी कि मृतिका कणों पर चिपके रहते हैं। अमोनियम, NH4+, पोटेशियम, K+, कैल्शियम, Ca2+, मैग्नीशियम, Mg2+, तांबा, कॉपर, Cu2+ इस वर्ग की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। स्थिर, जिसकी कोई किसी प्रकार की गतिशीलता मिट्टी में नहीं होती, फिक्स जगह पर होते हैं। यदि उस फिक्स जगह तक पादप की जड़ें पहुंच पाई तो ही वो पोषक तत्व पादप को प्रतिबंध हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जस्ता एवं फॉस्फोरस, जिसमें P2, PO4- व HPO4-2 जैसे तत्व अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं और मृदा में शीघ्र ही स्थिर हो जाते हैं। अत्यधिक स्थिर पोषक तत्वों को जड़ें केवल अपनी सतह के पास आने पर ही अवशोषित कर पाती है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि स्थिर पोषक तत्व होते हैं, उसमें उन जिस जगह पर वह पोषक तत्व पड़ा है वहाँ तक पादप की जड़ें पहुँचती है, तभी वह पोषक तत्व उस पादप को प्रतिबंध हो पाता है, अन्यथा नहीं। अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व संपूर्ण जड़ क्षेत्र में से भी जड़ों द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। पौधे वृद्धि के लिए जड़ें जिस जड़ क्षेत्र से पोषक तत्व को अवशोषित करता है वह क्षेत्र फोरेज क्षेत्र कहलाता है। यानी कि पादप की जड़ मृदा में से जिस जगह से पोषक तत्व अवशोषित करती है, जिस क्षेत्र से पोषक तत्व अवशोषित करती है, वह क्षेत्र उसका फोरेज क्षेत्र कहलाता है, फोरेज एरिया कहलाता है। स्थिर तत्वों के लिए जड़ों की सतह का क्षेत्रफल और अत्यधिक गतिशील तत्वों के लिए पूरा जड़ क्षेत्र ही फोरेज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये दो थे मृदा में गतिशीलता के आधार पर और पौधों में कार्य के आधार पर। तीसरा आधार है पौधों में गतिशीलता के आधार पर। ये 4 प्रकार के हैं। एक अत्यधिक गतिशील, मध्यम गतिशील, कम गतिशील और इमोबाइल या स्थिर पोषक तत्व। इस आधार पर यानी कि पौधे में गतिशीलता के आधार पर पौधों पर प्रकट होने वाले पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों को पहचानने और उनके निराकरण में सहायता मिलती है। जो पोषक तत्व पौधे में अत्यधिक गतिशील होता है, कमी की अवस्था में पौधे के शीर्ष भाग में पहुंच जाता है और उनकी कमी के लक्षण पौधे के
निचली और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। यानी कि पौधे में गतिशीलता के आधार पर मतलब जैसे कि अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम, ये तो अत्यधिक गतिशील होने के कारण पादप के शीर्ष भाग पर पहुंच जाते हैं, और जैसे शीर्ष भाग पर पहुंच जाते हैं तो पौधे के निचले भाग हैं वहाँ पर इनकी कमी के लक्षण देखने को मिलने स्टार्ट होते। अत्यधिक गतिशील नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, इनकी कमी के लक्षण पौधे की निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि ये अत्यधिक गतिशील पोषक तत्व है। मध्यम गतिशील पोषक तत्व जस्ता है, जिनकी कमी के लक्षण पौधे के मध्यम भाग पर देखने को मिलते हैं। कम गतिशील लोहा, गंधक, मैग्नीज, तांबा और क्लोरीन है, और इनकी कमी के लक्षण पौधे के शीर्ष भाग की नई पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, यानी कि वहाँ तक ही नहीं पहुँच पाते। और स्थिर कैल्शियम एवं बोरॉन, इस की कमी के लक्षण नवकलिका, यानी कि जो पादपों में न्यू बर्ड संश्लेषित होती है वहाँ पर और पादप के शीर्ष भाग पर देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये था पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अलग अलग आधार थे इसके, पौधों में कार्य के आधार पर, मृदा में गतिशीलता के आधार पर और पौधों में गतिशीलता के आधार पर। अब कोई पोषक तत्व अत्यधिक क्रियाशील है तो वो पादप में शीर्ष भाग पर पहुंच जाते हैं, कोई कम क्रियाशील है तो शीर्ष भाग तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे कुछ लक्षण है। कल अपन बात करेंगे नाइट्रोजन पोषक तत्व का महत्व क्या है, इसके कमी के लक्षण क्या है और इनकी कमी को दूर करने के उपायों से संबंधित बात। प्रत्येक क्लास में एक एक पोषक तत्व की बात करेंगे। वह पोषक तत्व, नाइट्रोजन पोषक तत्व पादपों में क्या काम करता है, यदि ये पोषक तत्व पादप को उपलब्ध नहीं होता तो उसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं और उनको दूर करने के लिए हमें कौन से उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए से संबंधित बातें करेंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।